हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, जो पिछला डेटा है, नंबर्स है, परसेंटेज, कौन कहां कितना, उन सब चीजों में बड़ी बारीक नजर रखते हैं। और हमारे साथ राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कई चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, ये समझने के लिए कि हिस्ट्री कैसे कई बार रिपीट होती है और कई बार रिपीट नहीं होती है। तो मैं आप दोनों से सबसे पहले शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूं। राशिद जी, आपसे ही शुरू करते हैं। एक्स फैक्टर इन चलिए चारों पांचों राज्यों में आपको क्या लग रहा है, कहां पर आपको कौन सी पार्टी अभी फिलहाल मजबूत खड़ी दिखाई पड़ रही है? जी शुक्रिया अंकित। मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को दोनों बड़े राजनीतिक दल जो है कांग्रेस और भाजपा, वो वही एक जो गाना या शेर है वही गाते हुए या सुनते हुए नजर आएंगे कि हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जो बड़ी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो अपनों से लड़ाई है। देखिए दोनों जो चेहरे हैं मध्य प्रदेश में, जैसे शिवराज सिंह चौहान, और राजस्थान में अशोक गहलोत, उनको सबसे ज्यादा अपनों से खतरा है, या वो अपनों के लिए खतरा है, जिस भी तरह से आप राजनीतिक रूप से देखें। और उनका जो एक मतलब उगता हुआ, जो उनका चढ़ता हुआ सूरज था, वो अस्त होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में काफी प्रेडिक्टेबल है, और मिजोरम में और तेलंगाना में बात यही आती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की, मुझे लगता है कि दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होने वाला है। दोनों जगह सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अमिताभ तिवारी, क्योंकि अगर ये मोटा मोटा देखा जाए, मैं राजस्थान से शुरू करता हूं, क्योंकि राजस्थान में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो हर्षा भी कह रही थी, कहीं क्या ये जो वसुंधरा फैक्टर, इस पर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, ये जो वसुंधरा फैक्टर की बात हो रही है, या फिर ये कहें कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और या फिर मध्य प्रदेश हो, अगर बीजेपी की ओर से देखा जाए तो क्या हम जो नेता हैं जिनको अभी कहा जा रहा है कि इग्नोर हो रहे हैं, चाहे रमन सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे यहां पर मामा हो, मामा खुद अपने टिकट की बात लोगों से पूछते फिर रहे हैं कि मैं लड़ूं ये चुनाव या ना लड़ूं, क्या जो हम लोग हैं, यानी कि हम जो जर्नलिस्ट हैं, हम इसको एक बड़े फैक्टर के तौर पर आंक रहे हैं, या जनता के बीच में भी ये उतना ही बड़ा फैक्टर है, पर्सनैलिटी? देखिए क्या है कि अगर पिछले 2018 के 4 राज्यों की चुनाव की बात करें तो सीएम के चेहरे पर लगभग 20% वोट हुआ था चारों राज्यों। राजस्थान में सबसे कम 4 या 5%। मैं जब सीएम कह रहा हूं तो सीएम प्लस पीएम, यानी सीएम प्लस पीएम कैंडिडेट। और लोकल कैंडिडेट लगभग 40% और पार्टी सिंबल 35%। यानी लोकल कैंडिडेट का तो बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी विधानसभा चुनाव में। अब जहां हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए बीजेपी जहां भी विपक्ष में रहती है, आप 2014 से लेकर के अभी तक का कोई भी राज्य का चुनाव उठा लें, किसी भी राज्य में उसने अपना सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही सुपर सीएम होते हैं, उनके नाम पे वोट मांगा जाता है, और वो कहते हैं लोगों को कि हम एक कस्टडियन बिठाएंगे जो डबल इंजन की सरकार यहां पे चलाएगी। अब विचित्र स्थिति है सिर्फ मध्य प्रदेश में, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं नीदर हियर नॉर देयर। आपने उत्तराखंड, त्रिपुरा और गुजरात में सीएम बदला और बीजेपी चुनाव जीती। हिमाचल और कर्नाटक में ऐसी ही स्थिति रही, सीएम बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा नहीं बदला जाएगा, और भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा। परसेप्शन वाइज ये मैसेज क्या जाता है लोगों को कि जब पार्टी ही अपने सीएम पर विश्वास नहीं रखती है तो लोग कैसे रखें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब भाजपा ही शिवराज जी पे विश्वास नहीं कर रही है, उनको सीएम नहीं प्रोजेक्ट कर रही है, तो लोगों का विश्वास जरूर कहीं ना कहीं इससे डगमगा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है राशिद जी, लेकिन अगर इसको थोड़ा और समझा जाए तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे अमिताभ कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने चुनाव में जाने से पहले सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है, तो उनके लिए कोई अतिशोक्ति नहीं है। जहां पर वो पहले करते थे वो शायद एक आउटलायर था। कांग्रेस जो अक्सर हमने देखा है कि कभी भी चुनाव में अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करी, अभी हाल के चुनावों में अगर हम देखें कर्नाटक में भी या हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम बात करें, वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल कमलनाथ के पीछे खड़ी हुई है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो इस बात को सेटल कर दिया गया है कि वहां पर जो काका हैं वही वापसी करेंगे, भूपेश बघेल। राजस्थान में अभी अशोक गहलोत का प्रोजेक्शन कांग्रेस करे ना करे, वो खुद अपने आप को एज अ चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट जरूर कर रहे हैं। तो क्या ये रोल रिवर्सल दिख रहा है दोनों में आपको?
जी जी, ये आपने बहुत दिलचस्प मुद्दा उठाया। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल में हो रहा है। कांग्रेस ने एक अपनी लोकलाइज्ड एक कैंपेन बनाई हुई है और लोकल चेहरों को उसने आगे किया है। और जो भाजपा ने जो है वो सेंट्रलाइज कैंपेन है कि नरेंद्र मोदी के दमखम के ऊपर चुनाव जीता जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को सफलता मिली तो उसका सीधा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एक और बड़ी अजीब सी बात अंकित हमें नजर आ रही है यहाँ दोनों राज्यों में, कि दोनों राज्यों शिवराज सिंह चौहान अपने बखान करते रहे, मामा जी और लाडली बहना और दुनिया भर का योजनाएं सब करते रहे और अपने आप को उन्होंने एक बड़ा मजबूत चेहरे के रूप में, वो चेहरा जनता से पहले भाजपा ने ही नकार दिया। दूसरी तरफ वो भी जो थे अशोक गहलोत है, वो भी खूब सारी घोषणाएं कर रहे हैं। आज के दिन में जो चुनाव के डेट अनाउंस हुई, सबसे ज्यादा खुशी जो है वो राजस्थान कांग्रेस के सर्किल में है कि अब अशोक गहलोत राज खत्म हो गया। अच्छा, वो आचार संहिता मतलब शुरू हो गई। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक मुख्यमंत्री के पतन होने पर वहां के लोग अगले बजा रहे हैं। तो ये बातें दोनों दर्शाती हैं कि दोनों जगह, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों जगह मुझे पूरी ऐसी उम्मीद है और आकलन है कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। अमिताभ जी, हमेशा ये बात कही जाती है और खास तौर से जो सिफोलॉजिस्ट हैं, नंबर क्रंचर्स हैं, वो कहते हैं कि किसी भी स्टेट इलेक्शन में जो भी कुछ होता है उसको आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते जो नेशनल इलेक्शन है उस पे, क्योंकि फैक्टर्स बहुत अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग काम करती हैं। बीजेपी जिस तरीके से जनरल इलेक्शन में जाएगी मोदी के नाम पर एक प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, वैसा उसका हमें एक मॉडल तो देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग होंगी। तो क्या अगर श्रेय जीत का बीजेपी की मोदी जी को जाएगा, अगर इन राज्यों में अच्छा नहीं होता है, तो क्या उसका 2024 के चुनाव पे मोदी जी पर कुछ असर पड़ने वाला है, उनकी इमेज पे कुछ असर पड़ने वाला है? देखिए, जैसे 20% लोग विधानसभा चुनाव में सीएम प्लस पीएम के चेहरे पे वोट करते हैं, उसी तरह से 37% लोग प्राइम मिनिस्टरियल चेहरे पे वोट करते हैं एक लोकसभा चुनाव में। तो नंबर ऑलमोस्ट डबल है। तो वो सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है, नंबर एक। दूसरी बात, पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, यहाँ पर कांग्रेस ने 3 राज्य के चुनाव जीते थे, लेकिन लोकसभा में बीजेपी स्वीप कर गई थी। इस बार जो है, क्योंकि दोनों चुनाव अलग है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, एक लोकल और एक नेशनल इश्यूज पे होता है, लेकिन ये चुनाव इतना क्लोज होता है लोकसभा चुनाव के कि उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता ही है। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था कि कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से ये तीनों राज्यों में जीत गई थी, 3-0 का स्कोर हो गया था, और उसके पास मोमेंटम बनाने के लिए सिर्फ 3 महीने मिले, क्योंकि फरवरी एंड में बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया। तो मोमेंटम ज्यादा कांग्रेस बना नहीं पाई, इसका फायदा नहीं उठा पाई। इस बार कांग्रेस कर्नाटक में ही जीत चुकी है 6 महीने पहले, और उसके बाद ये इंडिया अलायंस और बाकी सारी बातें हुई। तो मोमेंटम कांग्रेस पहले से ही बना रही है। तो अगर इस बार उस तरह का नतीजा आ जाता है अगर, तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका इंपैक्ट इस चुनाव पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्शंस है, कि अलग अलग चुनाव अलग अलग टाइम पे होगा। जैसे अगर आपको 2003-4 याद हो, 2003-4 में भाजपा तीनों राज्यों में जीती थी और लोकसभा चुनाव वहां जाकर के हारी थी वो नेशनल लेवल पे, और पिछली बार तीनों राज्यों में हारी और लोकसभा चुनाव वो तो ये भी जीत गई थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस बार देखने को होगा। जो ये चुनाव जीतती है अक्सर वो लोकसभा चुनाव हार जाती है, तो ये भी देखना होगा कि ये ट्रेंड भी इस बार अलग होता है, अलहदा जाता है, इससे या नहीं जाता। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका नंबर से बने रहिए। मतलब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो आ गई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। जो मैं अभी सवाल पूछ रहा था कि मामा पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उनका नाम बुधनी से, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। लगातार जो कई सारे मंत्री जो हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर चौथी जो लिस्ट है वो अब सामने आ गई है। गोपाल भार्गव जो हैं उनको भी टिकट दिया गया है। विश्वास सारंग जो मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे नरेला से। तो कुल मिलाकर इस लिस्ट के अंदर जो कैबिनेट है मध्य प्रदेश की, उसके कई सारे मंत्रियों के नाम हैं। और वहीं राजस्थान की पहली जो लिस्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली है। तो जरा कोशिश करते हैं, चलते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, चौथी लिस्ट, कम से कम एक सवाल जो शिवराज सिंह चौहान खुद पूछते जा रहे थे लोगों से कि चुनाव लड़ू ना लड़ू, उसको पे तो आज विराम लग जाएगा, उनका टिकट पक्का है।
नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने के बारे में कोई संशय नहीं था। हालांकि जब इस तरह की कोई खबरें आई थी बीच में कि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देगी, तो हमारी कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है। जो चौथी सूची अब से कुछ देर पहले जारी की गई है, ये 57 नाम इसमें दिए गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी है, जो कि अपनी मौजूदा जो सीट है, बुधनी सीट, इसी सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इसी से उनको बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। ये जो 57 उम्मीदवारों की सूची आई है, बीजेपी की चौथी सूची है। इस तरह से कुल मिलाकर के अभी तक पार्टी के 136 उम्मीदवारों का ऐलान मध्य प्रदेश में हो चुका है। इस चौथी सूची की खास बात यह है, अंकित, कि इसमें अधिकांश जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में, उन्हें पार्टी ने दोबारा टिकट दिया। इसी तरह कई विधायक अभी जो हैं उनको भी पार्टी ने रिपीट किया है। तो यानी ये जो बात कही जा रही थी कि बीजेपी कई विधायकों के टिकट काट देगी, कम से कम इस चौथी सूची को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि कई विधायक ऐसे जिनको रिपीट बीजेपी ने किया है। और शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर प्रमुख उनके साथियों की बात करूं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि शिवराज कैबिनेट में नंबर 2 माने जाते हैं, वो अपनी दतिया सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह वो खुरै से चुनाव लड़ेंगे। गोविंद सिंह राजपूत ये सुर्खी सीट से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव रेहली सीट से चुनाव लड़ेंगे। विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से इंदौर की जो सीटें हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। रमेश मेंदोला अपनी जो सीट है, मौजूदा सीट है, उसी से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह जो अन्य मौजूदा विधायक हैं उनको फिर से पार्टी ने मौका देने का फैसला किया। अजय बिश्नोई, इनको पाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और कमल पटेल जो कि हरदा से चुनाव लड़ेंगे, मंत्री हैं ये। और इसके साथ साथ उमाकांत शर्मा ये सिरोंज से चुनाव लड़ेंगे। विश्वास सारंग जो है नरेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कृष्णा गौर गोविंदपुरा जो भोपाल की सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। रामेश्वर शर्मा हुजूर से। तो इस तरह से ये जो फहरिस्त आई है, ये देख करके अंदाज़ा लग रहा है कि बीजेपी इस पर ज़्यादा प्रयोग अभी नहीं कर रही है। जो तीसरी सूची आई थी, दूसरी सूची आई थी, उसमें बीजेपी ने प्रयोग किया था, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 6 उनके समेत जो है 6 लोकसभा के सांसद और कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, इन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया था। लेकिन अभी फिलहाल चौथी सूची देखकर ये लग रहा है कि बीजेपी सेफ खेल रही है, और बीजेपी ने तमाम जो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्री हैं उनको भी इस चुनाव मैदान में दोबारा उतारने का फैसला किया है। अखिलेश जी, जाने से पहले संक्षेप में बताइए कि राजस्थान की लिस्ट भी आई है और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट भी आई है। राजस्थान की लिस्ट में भी कुछ एमपीज के नाम है। राज्यवर्धन राठौड़ को भी शायद चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ की लिस्ट में सबको बड़ी उत्सुकता थी, रमन सिंह का नाम आया है या नहीं आया है सर? बिल्कुल, ये रमन सिंह के बारे में ये माना जा रहा है कि राजनाथ गांव जो कि उनका अपना एक पुराना चुनाव क्षेत्र है, वहीं से वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने वही प्रयोग किया जो कि मध्य प्रदेश में किया था, जहां पर कि उसने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा था। यही प्रयोग बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी करने का फैसला किया, जहाँ पर कुछ लोकसभा सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये बीजेपी की नई रणनीति। और आज जब चुनाव का ऐलान हुआ है 5 राज्यों के, आज ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जो है जारी कर दी है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर इस वक्त अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें किस किस के नाम है। अमिताभ जी, जाने से पहले मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप हमें बता रहे थे कि कितना फर्क पड़ता है जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका, कैंडिडेट्स का कितने, आपने बताया था कि एक बड़ा मेजर फैक्टर होता है। अब जब एमपीज को एमएलए चुनाव में उतारा जा रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसको जनता ये मान के चले कि एक कद्दावर नेता को उतारा जा रहा है, या ये मान के चला जाए कि बीजेपी अपने एमपीज के लिए उनको यहां चुनाव में, विधानसभा में उतार के लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरों के लिए जगह बना रही है? दोनों ही बातें, नए चेहरों के लिए जगह तो नहीं बना रही है, लेकिन ये एमपीज के लिए एक टेस्ट जरूर है। क्योंकि आज भाजपा में एक ही लीडर है, वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वो कहते हैं भाई जितने भी एमपीज जीत के आए 37% वोट तो मैंने दिलाया और आप उसकी बदौलत जीत के आए। तो वैसे भी भाजपा सर्वेस कराती है कि किस एमपी को रिपीट करना है कि नहीं। तो उनको एक एक विधानसभा दे दिया गया लड़ने के लिए। जो एमपी अपना विधानसभा चुनाव हार जाता है वो ऑटोमेटिक लोकसभा की सीट से डिस्क्वालीफाई सॉर्ट ऑफ हो जाता है कंटेंशन में रहने से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात है कि 60% सीटों का बीजेपी ने एमपी में अनाउंसमेंट कर दिया है। पिछली बार पहली लिस्ट भाजपा की नवंबर के पहले हफ्ते में आई थी। तो बीजेपी, हम कहीं ना कहीं जरूर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे, बीजेपी जो डेटा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 40% लोग सबसे ज्यादा लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट करते हैं, उसको रियलाइज करते हुए हिमाचल और कर्नाटक के लॉस के बाद ये समझ रही है कि लोकल कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अनाउंसमेंट पहले कर देना जरूरी है, ताकि एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को वहां पे देखने को मिले। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बड़ी सारी सीख है
कर्नाटका चुनाव में बिल्कुल उल्टा चल रहा था, बीजेपी की लिस्ट बिल्कुल एन मौके तक आई थी, वही हिमाचल में हुआ था और कांग्रेस की लिस्ट उससे पहले आ गई थी। अब यहां पर बीजेपी तेज गति से अपने एक के बाद एक कैंडिडेट के नाम घोषित करती जा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को अभी काफी सारे नाम घोषित करने और बचे हैं। अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी, अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।